अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेसन के अंदर हम इंटर टेस्ट फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन के लिए हम ये कुछ क्वेश्चंस दोबारा से कंसर्न करते हैं। जो बेसिक ट्रिक्स हैं इनके सॉल्यूशंस के लिए। अब देखें, जो हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है, पहले 4 पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कराए थे और ये विद एग्जांपल्स ही हम इनको रिज़ॉल्व करते हैं। जो एक कोई क्वांटिटी हो तो दूसरी जो गिवन क्वांटिटीज़ होती हैं उनके ऊपर ये डिपेंड कर रही होती है या नहीं कर रही होती। सो इट इज़ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ऑन अदर क्वांटिटीज़। तो अब इसके अंदर हम लोग ये चीज़ देखते हैं। हमारे पास पहला पॉइंट है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ। ये किस चीज़ के ऊपर इंडिपेंडेंट है? क्या डेंसिटी ऑफ एयर है, या प्रेशर ऑफ एयर है, या टेम्परेचर ऑफ एयर, या नन ऑफ दिस? तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है प्रेशर ऑफ एयर। लेकिन कैसे हम बता सकते हैं कि हाँ जी ये हमारे पास प्रेशर ऑफ एयर होगा? इस चीज़ को क्लियर करना है हमने। हम फर्स्ट ईयर के अंदर स्टडी करते हैं न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड और उसके साथ लैप्लेस करेक्शन फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। लैप्लेस ने जो फार्मूला पेश किया था फॉर स्पीड ऑफ साउंड, v इज़ इक्वल टू p ओवर रॉ अंडर रूट। जिस चीज़ से ये चीज़ क्लियर होती है, जो हमारे पास स्पीड है ये इक्वल है अंडर रूट ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। तो उसके बाद लैप्लेस ने इसके अंदर करेक्शन कराई, क्योंकि न्यूटन के फार्मूले के अंदर 16% एरर आ गई थी। जब 16% एरर आई, जो स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करके दी न्यूटन ने, वो अबाउट 280 मीटर पर सेकंड के बराबर थी। बट एक्चुअल वैल्यू हमारे पास कितनी है हम जानते हैं, 332 मीटर पर सेकंड है। जो हम लेकिन एक्सपेरिमेंटली तौर के ऊपर जो न्यूटन ने हमें कैलकुलेट करके दी वो 280 मीटर पर सेकंड के बराबर थी। तो इसके अंदर 16% एरर आई, क्योंकि उन्होंने जो कंसेप्ट पेश किया था थोड़ा सा डिफरेंट पेश किया था। वो एसोथर्मल प्रोसेस को इंडिकेट कराते हैं कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन फिर जब उसने लैप्लेस ने करेक्शन कराई इसके अंदर, उसने इसके प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज किया। जो एसोथर्मल का कंसेप्ट था, तो लैप्लेस ने कहा कि हाँ भाई इसके अंदर एसोथर्मल प्रोसेस नहीं होता, बल्कि ड्यूरिंग कंप्रेशन जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है और ड्यूरिंग रेयरफेक्शन टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है। तो इससे v इज़ इक्वल टू गैमा p ओवर रॉ अंडर रूट। अब देखना ये है हम लोगों ने कि ये प्रेशर के ऊपर इंडिपेंडेंट कैसे है। वैसे तो फार्मूले से ज़ाहिर हो रहा है कि हाँ भी ये डिपेंड कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? इसकी वजह क्या है? अब देखें, हमारे पास ये जो प्रेशर है, अगर डेंसिटी को हम दूसरी साइड के ऊपर लेके चले जाते हैं तो डेंसिटी और प्रेशर आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है। जब ये डायरेक्टली रिलेटेड हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है, अगर प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो साथ डेंसिटी को भी क्या हो जाना है, इंक्रीज़ हो जाना है। तो जिस बेस के ऊपर हमारे पास स्पीड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसा कि अगर हम लोग इसको प्रेशर को डबल करते हैं तो डेंसिटी भी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो अब यहाँ के ऊपर देखें, अगर इसको भी डबल कर रहे हैं हम लोग, इसको भी डबल कर रहे हैं, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन स्पीड रिमेन सेम। तो इसी लिहाज से हम कहते हैं कि हमारे पास जो स्पीड है साउंड की वो इंडिपेंडेंट है प्रेशर इन एयर के ऊपर। सिमिलरली जो दूसरा क्वेश्चन हम लोग से कंसर्न करते हैं, आगे जो अगला पॉइंट है इसके अंदर छठे क्वेश्चन के अंदर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन हम लोग से पॉइंट आउट किया जा सकता है। अगर कोई हमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन देते हैं तो उसको हम लोगों ने किस तरह से सॉल्व करना है। पहले तो ये देखना है कि हमें कौन सी क्वांटिटी
मालूम करनी है, और अगर क्वांटिटी का पता चल जाता है कि कौन सी मालूम करनी है, फिर हमने देखना है कि फार्मूले के अंदर हमारे पास उसका रिलेशन किस तरह से है। अब जैसा कि हमारे पास एग्जांपल दे दी गई है, इफ़ अ बॉडी ऑफ अ मास 2 किलोग्राम मूविंग विद अ मोमेंटम ऑफ 6 न्यूटन सेकेंड, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होएगी ये हमने देखना है। अब देखें भाई, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो वैसे हम लोग जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। अब देखें यहाँ के ऊपर मोमेंटम का किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं है, तो फिर हम मोमेंटम दिया गया, मोमेंटम के हवाले से देखना है कि ये रिज़ल्ट हमारे पास कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो इस चीज़ को ज़रा हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए जी, काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है हमारे पास ये है 1/2 mv का स्क्वायर। लेकिन हमें कौन कौन सी क्वांटिटीज़ उन्होंने दी हैं, तो उसी के मुताबिक हमने सॉल्व करना है। उन्होंने हमें मोमेंटम प्रोवाइड किया है, तो मोमेंटम के मुताबिक हम लोग ज़रा इसको सॉल्व आउट करेंगे। अब मोमेंटम कहाँ से लेके आएंगे, ये जो वैल्यू दे दी गई है इसको हम लोग मैस के ऊपर डिवाइड भी कर देते हैं, मल्टीप्लाइड भी कर देते हैं। जब मैस के ऊपर डिवाइड और मल्टीप्लाइड करते हैं 1/2, ये डिवाइड कर दिया है, इसी तरह से mv का स्क्वायर है और इसको मैस के साथ मल्टीप्लाइड भी कर दें, तो क्या रिज़ल्ट बनेगा, हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा 1/2 और ये m का स्क्वायर v का स्क्वायर। इट मीन हमारे पास रिज़ल्ट बन जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m हो गया। अब देखें, जो मोमेंटम है p वो किसके बराबर होता है, mv के बराबर होता है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो अब जब m का स्क्वायर है और v स्पीड का भी स्क्वायर है, तो ज़ाहिर सी बात है इसका भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो अब यही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास रिज़ल्ट बन जाता है, क्या है भाई, 1/2। इसकी बजाय हम लोग क्या कर देते हैं, m स्क्वायर v स्क्वायर की जगह मोमेंटम p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। अब हमारे पास मोमेंटम की जो वैल्यू उन्होंने दी है 6 दी है, 6 का स्क्वायर करें और उसके बाद 2 और मैस की वैल्यू 2 दी है। 6 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 36 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे भाई 4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4 9s आर 36, तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट बना है 9 जॉल। अब देखें, हमें कोई भी वैल्यू दे दें, इस हवाले से हम उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और फार्मूले के अंदर हम लोग चेंज करके, ज़रूरी नहीं है कि वो हमें वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं करते, सिर्फ मोमेंटम प्रोवाइड कर देते हैं। तो फिर हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि जो मोमेंटम का फार्मूला है P इज़ इक्वल टू हम लोग लेते हैं m इंटू वी। अब इसके अंदर हम लोग इंटरचेंज करके हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर देते हैं वो 9 जूल। इससे हमने इसको सॉल्व आउट भी कर लेना है कि ये 9 जूल हमारे पास कैसे आएगा। अब हमें मैस की वैल्यू चेंज करके दे दें, इसी तरह से मोमेंटम की वैल्यू कोई और दे दें, हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसके साथ अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है 7th, किसी भी फार्मूले को अगर रीअरेंज करके हम मुख्तलिफ वेरिएबल्स के नाम चेंज करके हम लोग किस तरह से दूसरे वेरिएबल्स का रिज़ल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसा कि हमारे पास है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम t इज़ इक्वल टू 2πl/g अंडर रूट होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा हमसे टाइम पीरियड के बारे में पूछे, हमसे लेंथ के बारे में पूछ सकते हैं, इसी तरह से जी के ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो हमें आइडिया होना चाहिए कि इसका रिज़ल्ट क्या बनेगा। अब जैसा कि इसमें एग्जांपल में
क्वेश्चन किया गया है, if time period of the simple pendulum at a place where the acceleration due to gravity is g, then the length of the pendulum is। लेंथ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो लेंथ का हमारे पास जो फार्मूला बना है जी टी का स्केयर डिवाइडेड बाई 4 पाई का स्केयर, तो यहाँ से हम लोग इसका रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ से लेंथ के बारे में पूछा गया है, अगर ग्रेविटी के बारे में पूछें तो ग्रेविटी का रिजल्ट भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि ग्रेविटी का रिजल्ट क्या बनेगा। तो यहाँ से जी की वैल्यू ये आपके पास दूसरी साइड के ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास रिजल्ट जी के लिए क्या बनेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इज़ इक्वल टू 4 पाई का स्केयर एल और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा हमारे पास टी का स्केयर। इससे हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास कुछ चीज़ें ग्राफ के फॉर्म के अंदर दे दी जाती हैं क्वांटिटीज़ के साथ रिलेट करके, और फिर हम लोग उसकी स्लोप फाइंड करते हैं, और ग्राफ के नीचे जो एरिया दिया गया होता है उसको हम लोगों ने कैलकुलेट कराना होता है। तो वो किस लिहाज से करेंगे ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेसन के अंदर कंसर्न करेंगे।